हर एक एग्जाम को क्लियर करने की कुछ ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी होती है एंड टॉपर्स नो हाउ टू क्लियर द एग्जाम एंड व्हाट वर्क फॉर देम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ जो एग्जाम है उसको क्लियर करने की क्या ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी होती है। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आई सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रिजल्ट में मेरे दोस्त विकास मीना का सिलेक्शन हुआ है। तो इसी वीडियो में आज हम जानेंगे उनसे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। विकास, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी अखाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय, मेरे को आपके यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कैसे विकास ने अप्रोच किया एग्जाम को। तो विकास, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या है, कि बच्चे क्या क्या सिलेबस है, वो बच्चे क्या क्या पढ़े इसके लिए। तो बेसिकली इस एग्जाम में 3 फेज हैं इस एग्जाम के। पहला फेज रिटन एग्जाम है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेकंड फेज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और थर्ड फेज इंटरव्यू है। तो ये आपने 3 पार्ट बता दिए। तो इसमें मैं सबसे पहले जो पहला पार्ट है आपका पेपर 1, तो ये कैसे किस टाइम होता है पेपर 1 और 2, थोड़ा इसको एलोबरेट कर बताइए। पेपर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है। तो पेपर 1 बेसिकली 125 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है पूरा पेपर 1। और पेपर 1 3 घंटे का होता है, फिर 2 घंटे गैप है बीच में, फिर पेपर 2 रिटर्न है पूरा, तो वो 200 नंबर का होता है। और जो ये पेपर 1 है इसके अंदर आपके कौन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जनरल स्टडीज के अलावा भी कुछ और होता है जैसे? तो बेसिकली इसमें सारे जनरल स्टडीज वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, साइंस है और थोड़ा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में बेसिकली हमें फोकस करना होता है डिफेंस वाले पोर्शन पे, स्पोर्ट्स वाले पोर्शन पे, और जो नॉर्मल करंट अफेयर है चल रहा है वो चलता है। और बाकी तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 30 to 35 क्वेश्चन साइंस और मैथ के होते हैं हमेशा, तो वो हम इजीली क्लियर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो अगर हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे आराम से 60 to 70 मार्क्स हम वहाँ स्कोर कर लेंगे, और बाकी पोर्शन फिर करंट अफेयर वगैरह करके हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। 250 में से हम अगर इजीली अच्छी प्रिपरेशन होना तो 120 प्लस तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो मतलब कि जो साइंस का पार्ट है उस पर हम अच्छे से फोकस करें, मैथ और रीजनिंग इसको अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। और करंट तो करना, ऐसे करना तो सभी है, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है हमें, तो उसमें हम स्टैटिक को थोड़ा ज्यादा वेटेज दें कंपैरेटिवली। ठीक है। और जो इसका पेपर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो पेपर 2 में बेसिकली 5-6 पोर्शन हैं, जैसे एस्से है, प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्ग्यूमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर है। तो इसकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ अलग ही थी। तो मैंने सोचा था कि ऐसे लोग ना पहले ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे आते हैं 20-20 नंबर के लिखने का, पर मुझे था कि ऐसे में तो सबको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, अगर मैं बाद में भी ऐसे लिखूंगा तो मुझे 1-2 नंबर ही कम मिलेंगे बाकियों से। पर जो बाकी पोर्शन है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का है कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें अगर मैं अच्छे से वो करता हूँ अटेम्प्ट तो मेरे 15 तक स्कोर कर सकता हूँ मैं उसमें। अगर मैं उसको ही बाद में अटेम्प्ट करूँगा उसको तो मेरे उसमें स्कोर कम हो जाएगा, 10 नंबर आएंगे, तो 5 नंबर का गैप यहीं पर आ जाता है। तो मैंने पहले जैसे कॉम्प्रिहेंशन करा, फिर आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन करे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रिपोर्ट करी उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रेसी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर ऐसे सबसे लास्ट में करा, लास्ट के 1 आवर मैंने ऐसे करा, क्योंकि ऐसे में मेरे को पता था कि अगर मेरे 1-2 नंबर ही कम होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मुझे ज़्यादा गैप क्रिएट करना था बाकी बच्चों से, तो मैंने इसलिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करी। तो दोस्तों, विकास की बात सुनने से ये लग रहा है कि पढ़ते देखो सभी हैं, सब तैयारी करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट, समथिंग, लेकिन इनकी अप्रोच अलग थी। अप्रोच कैसे अलग थी कि जो इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन और आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन है उनको पहले किया और एस्से वाले पोर्शन को बाद में किया। वो इसलिए इन्होंने किया कि एस्से में तो जो पढ़ा है वो कुछ ना कुछ लिख देंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है उनमें थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, ठीक, एनर्जी लगती है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में उन क्वेश्चन को अप्रोच किया और शायद ये आपके लिए क्लिक भी किया इस एग्जाम के लिए। यस सर, यही स्ट्रेटेजी क्लिक करी है। अगर ये नहीं करता तो मेरे को लगता है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं होता। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि टॉपर की कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती है, और विकास ने अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। इसके बाद विकास, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसमें भी बच्चे काफ़ी घबराए होते हैं, कई कहते हैं कि हमारा ओवर वेट है, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा बच्चों की जो मिथ है उसको आप रिजोल्व करें प्लीज़। तो ये सर, फिजिकल एफिशिएंसी वाले टेस्ट में बहुत बच्चे घबराए होते हैं। जब मैं देने गया था तो वहाँ भी काफ़ी लोग घबराए हुए थे, और मैं खुद 20 kg ओवर वेट था फिजिकल के टाइम। तो सीन क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो फिर मेरे को रीमेडिकल दे दिया, क्योंकि मैं 10 किलो ही कम कर पाया था, और रीमेडिकल में भी मैं थोड़ा शायद 1-2 किलो ओवरवेट था। तो इतना कोई सीन नहीं होता, अगर आप 5-6 किलो ओवरवेट भी ना रीमेडिकल में भी, तो भी आपका मेडिकल क्लियर कर देंगे वो लोग। और बच्चों का एक डाउट ये भी होता है कि आपका, जैसे किसी का फ्रैक्चर होता है हाथ पैर, अगर आप अभी नॉर्मल कंडीशन में सब सही वर्क कर रहे हैं तो हो जाता है, क्योंकि मेरा एंकल फ्रैक्चर था और मेरा एक्सरे वो वहाँ पर नॉर्मल था, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया। फिजिकल वगैरह की इतनी टेंशन नहीं लेनी, मेडिकल वगैरह की अगर जब तक आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आपको,
तो वो बड़ा इशू बन जाता है, तो वहाँ पर वो नहीं करेंगे आपको अलाउ। बीपी अगर आपका है, ये ब्लड प्रेशर, तो अलाउ नहीं करेंगे। बाकी नॉर्मल आपकी फिजिकल कंडीशन तो आपको अलाउ कर देंगे सब चीज़ का, इसकी टेंशन नहीं है, फिजिकल वगैरह की सब हो जाता है। और फाइनली जो अपना स्टेप होता है पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू, उसके लिए भी बच्चे काफ़ी घबराए रहते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बोर्ड के साथ? तो सर मेरा तो पहले लाइफ का पहला अच्छा, पहला ही लाइफ का इंटरव्यू था आपका ये? तो मैंने वही सोचा कि पहला इंटरव्यू है तो मॉक वगैरह देना नहीं है, पर ये गलती मैंने करी है और मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू मार्क्स सही नहीं है, इंटरव्यू मेरे मार्क्स कम है, इस वजह से रह गए वो। अगर मैं मॉक इंटरव्यू देता तो मुझे आइडिया होता। मैं गया सीधा वहाँ पर पहली बार इंटरव्यू हुआ मेरा, उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया। और एक तो मैं सच रहा अपने साथ के साथ, मतलब हर चीज़ मैंने सच बताई वहाँ पर, कुछ झूठ नहीं बोला मैंने, कुछ गैस वर्क नहीं करा वहाँ पर मैंने। तो ये ज़्यादा फोकस था। और इंटरव्यू मतलब अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है आपको, बेसिकली वहाँ शो ही करना है, सच बोलनी है हर चीज़ें। तो वो मैंने सच्चाई के साथ रहा, तो इसलिए लगता है कि इंटरव्यू मेरे को एवरेज मार्क्स तो मिले हैं। अगर मैं मॉक इंटरव्यू देता तो मेरे को और बेटर मार्क्स मिलते, तो मॉक इंटरव्यू नहीं दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती करी मेरे को लगता है। तो हम बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मॉक इंटरव्यू पे थोड़ा ध्यान दें, साथ ही साथ मतलब सच्चाई की बात जो करें कि सच रहे अपने इंटरव्यू में, फेक ना करें वहाँ पे, है ना। तो विकास, ये तो हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में। अब फाइनली ऑफिसर बनने के बाद, एक स्टूडेंट थे कल परसों आप, और आप रिजल्ट आए एकदम से ऑफिसर, तो क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको लाइफ में आज से, और आप बच्चों को और क्या एडवाइस करेंगे कि भाई कैसे वो अप्रोच करें अपनी लाइफ में? तो सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से रिजल्ट आया तो मुझे पता है कि मैं उस टाइम ना कुछ सोच नहीं पा रहा था क्या करूँ। मैं इधर उधर देख रहा था रूम में कि कभी मास्क उठा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, पेन उठा रहा हूँ। फिर थोड़े 5 मिनट सेटल हुआ, फिर उसके बाद मैंने सबको रिजल्ट बताया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें रिजल्ट का क्रेडिट तो मेरा तो सिर्फ पढ़ने का है, बाकी सपोर्ट सिस्टम ना आपका है। आपने मेरे को स्टार्टिंग से गाइड करा है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ यूपीएससी मतलब ये प्रिपरेशन करने के लिए, जब से मैं आपके साथ ही हूँ, और आप लोगों ने मुझे गाइड करा है। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे को लगता है मैं ये फील्ड छोड़ चुका होता। तो आप और 2-3 लोग हो रहे हैं, जैसे धीरज भैया है, ज्योति मैम है, अंकित सर है, तो इन लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो है ही, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि खुद पे विश्वास होना चाहिए बंदे को कि मैं कर सकता हूँ ये पेपर क्लियर। अगर उसको विश्वास नहीं है ना खुद पे, अगर 1% डाउट है तो वो छोड़ दे प्रिपरेशन, तुरंत छोड़ दे। अगर घर मतलब सोसाइटी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर खुद पे विश्वास है ना कि मैं पेपर कर सकता हूँ, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लोग बोलते टाइम लग रहा है, वो लग रहा है, पर लोग ये नहीं देखते वो बंदा नॉलेज गेन कर रहा है, वो चीज़ देखनी चाहिए लोगों को। तो ये चीज़ बोलने पड़ा, खुद पे विश्वास रहना चाहिए और लगे रहो हमेशा यार, कि छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये मत सोचना कि छोड़ दो, लगे रहो बस। अपना पेपर क्लियर, पेपर पर कुछ नहीं यार, पेपर पर क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है यहाँ पर। विकास, हमें तो बहुत खुशी है आप सिलेक्ट हुए, देखो साथ के हो बिल्कुल। लेकिन जो मेन बात देखो, मेरा यूपीएससी अखाड़ा पे खोलने का मतलब ये पर्पस ये भी था कि बच्चे पढ़ाई तो देखो सभी कर रहे हैं, तो पढ़ाई तो करवा ही रहेंगे इस पे, लेकिन मेरा एक मेन एम रहता है कि बच्चा थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे। हमें जब एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो हम घबराते रहते हैं, तो इसके बारे में आप प्लीज बच्चों को बताइए कि वो घबराते हैं यार स्टेज के ऊपर, और एक अप्रोच थोड़ी है ना, सेल्फ एस्टीम तो डाउन रहती है, तो वो कैसे इंप्रूव करे बच्चा मोटिवेटेड रहे पढ़ाई करते वक्त? तो जैसे मोटिवेटेड रहने के लिए तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि एक दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में रहती हैं कि जैसे एक तो हार्ड वर्क है ना, हम हार्ड वर्क करेंगे टैलेंट को बीट कर देगा वो, तो ये चीज़ तो मेरे हमेशा माइंड में है। दूसरा है कि एक खुद को मैंने दे रखा है लाइन की, आउटवर्क एवरीवन। अच्छा, दूसरों को आउटवर्क करना ही है। जो सामने मेरे को, जैसे आप मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो मेरा हमेशा रहता था कि मैं आपसे ज़्यादा करूँगा, आपने आंसर लिखा उससे बढ़िया आंसर लिखूंगा मैं। तो और आज उस लेवल पे आया नहीं मैं हालांकि, पर पूरी कोशिश है कि मैं आपको उसको बीट करना है मेरे को। तो अगर ये चीज़ रहेगी ना तो मोटिवेटेड रहोगे। रिजल्ट की मैंने कभी टेंशन नहीं ली, कभी नहीं ली टेंशन मैंने कि रिजल्ट फेल हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ। मेरे को हमेशा रहता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, और आप लोगों के साथ ही लगा रहता था मैं। तो आप लोगों को देखता था कि आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं तो भी स्टार्ट ही करा है मैंने, तो मेरे को तो बहुत मेहनत करनी है। तो ये था मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर, तो आप लोग ही थे, तो नहीं तो मैं नहीं होता, मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आज आपके सामने इंटरव्यू नहीं कर रहा था। चलो, बहुत अच्छा लगा विकास आपसे बात करके, और काफ़ी जो एक्सपीरियंस है वो भी एक्सपायर होंगे आपको देख के। ठीक है दोस्तों, ये थे विकास मीना, असिस्टेंट कमांडेंट। धन्यवाद। धन्यवाद।